आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग ना ग्रेविटेशन चैप्टर को एकदम क्विकली पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, बहुत कम समय में, जितना फास्ट हो सकता है कोशिश करेंगे सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए। कौन कौन से टॉपिक है इस चैप्टर में, सबसे पहले आपको पढ़ना है दैट इज केपलर्स लॉ। क्या पढ़ना है आपको? केपलर्स लॉ। इसके अलावा आपको पढ़ना है न्यूटन्स मतलब यूँ कहे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ इसके अलावा जो सवाल आता है वो आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। किससे? स्मॉल जी से। ओके, और इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ना दो पार्ट हैं, मेनली तीन पार्ट कह लो, जिसको अपन कहते हैं वेरिएशन। क्या कहेंगे? पहला है वेरिएशन ड्यू टू हाइट, वेरिएशन ड्यू टू हाइट। दूसरा है वेरिएशन ड्यू टू अर्थ, वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। यहाँ तक क्लियर है? और तीसरा है दैट इज वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। इसके अलावा जो पढ़ने वाले हैं, देखो तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक एक सवाल आपको थर्ड लॉ से आता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से बहुत कम आते हैं सवाल, क्योंकि ये तो बहुत आसान लॉ है। दो मास के बीच में क्या फोर्स लगता है? तो मान लो दो मास है m1 m2, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो फोर्स क्या लगता है? g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये तो बहुत क्लियर सी बात है, आप सबको पता है। ये पढ़ने के बाद ना, जैसे आप अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद आ रहा है? अपन ने क्या पढ़ा था? किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। सिमिलरली अपन यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। तुम चाहो तो इसको EG से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़ेंगे? इसको तुम चाहो तो VG से डिनोट कर सकते हो। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता था कुछ, उसी नॉर्मल एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, अपन इन जनरल क्या बोलते थे? mgh। लेकिन एग्जैक्ट में क्या होता है आज आपको समझ में आएगा, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है? इसको आप U लिख लो, ठीक है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो है एस्केप वेलोसिटी। क्या है? एस्केप वेलोसिटी। और दूसरा है आपका दैट इज सैटेलाइट, कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट। इधर देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट। इतने सारे टॉपिक हैं, बस ग्रेविटेशन में इससे ज़्यादा कहीं सवाल नहीं आता है। मैं आपको गेस कर रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ कि इस साल अगर सवाल आएगा तो हो सकता है वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ से सवाल आए, या फिर हो सकता है तो आपको मोस्ट प्रोबेबल चांस है थर्ड लॉ ऑफ केपलर, थर्ड लॉ से आ सकता है। नहीं तो इन दोनों में से इनसे या इन दोनों में से एक सवाल तो आना फिक्स ही है। ये दोनों भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि ये चीज़ कवर कहाँ हो जाता है आपको? इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक? फटाफट लिखो जल्दी। यहाँ बात करते हैं अपन किसकी? केपलर्स फर्स्ट लॉ की, केपलर्स फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। देखो बहुत कम, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मेन पॉइंट है उसको बताता हूँ, जिससे आपका सवाल भी बन जाए और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। केपलर ने ये कहा ना कि सन इज लोकेटेड एट एनी वन ऑफ द फोकस इन एन इलिप्टिकल पाथ व्हाइल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द इलिप्टिकल पाथ। आपको पता होगा इलिप्टिकल पाथ में देखो, जब ये प्लैनेट घूम रहा है, घूमते घूमते कैसा होगा? जब सन के बहुत पास आ जाएगा, इस पास वाले पॉइंट बोलते हैं पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। जैसे को पेरिजी भी बोलते हैं, ठीक है। जब एक ऐसा समय आएगा, जैसे मान लो हमने कहा कि
सन यहाँ पे इस फोकस पे लोकेटेड है, राइट। तो एक घूमते 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 ऐसा समय आएगा जब प्लैनेट सन से बहुत दूर चला जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आज के डेट में कहा जाता है कि जब प्लैनेट सन के बहुत पास आ जाता है और जिस समय में पास आता है उस समय में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होता है, मौसम हो जाता है समर। एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि समर पूरे वर्ल्ड में जून जुलाई में ही नहीं होता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पे समर होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अर्थ घूम भी रहा है, राइट। देयर इज टू थिंग, वन इज रोटेशन, another is revolution. Earth is also revolving in an elliptical path as well as it is rotating on its axis. So जब सन के बहुत पास आ गया दैट इज पेरिहिलियन, सन के बहुत दूर चला गया उसको क्या बोलते थे, अपोहिलियन। क्या बोलते थे, अपोहिलियन। अब देखो एक वर्ड है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं ए। व्हाट इज ए, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, ओके, सेमी मेजर एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं अपन, सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है पक्का। तो पहला लॉ क्या कहता है कि लिखना है तो लिख लो। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, planets are revolving on an elliptical path, all the planets are revolving on an elliptical path, ठीक है, with the sun located at one of the focus, ठीक है। इतने सारे टॉपिक पढ़ना है अपने को, इन सब टॉपिक को अपन बहुत क्विकली जितना कम से कम हो सकता है समय में कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। planets are revolving on an elliptical path while the sun is present located at any one of the focus of eclipse, कहीं पे भी होता है, ठीक है, समझे। सर्कुलर नहीं घूमता है प्लैनेट, किस पाथ पे घूमता है, इलेक्ट्रिकल पाथ पे, बराबर है, ठीक है। और तो फर्स्ट लॉ से यही समझ में आया कि भाई प्लैनेटरी मोशन के बारे में उन्होंने कहा। इसी को पता है कि इसी लॉ को बोलते हैं ऑर्बिट लॉ भी बोलते हैं, इस लॉ को ऑर्बिट लॉ भी बोलते हैं क्योंकि ये बताया कि कौन सा ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। सेकंड लॉ समझते हैं, सेकंड लॉ, केपलर के सेकंड लॉ को समझो। इधर देखो केपलर का सेकंड लॉ क्या कहा, लिख लिया क्या, ओके। देखो केपलर का सेकंड लॉ ये था कि मान लो ये प्लैनेट अभी फॉर एग्जांपल t = 0 पे यहाँ पे है और आपने देखना शुरू किया, मान लो t = 2 साल हो गया, t = 2 साल 2 मंथ हो गया, टाइम पीरियड 2 मंथ का है। तो अगर मान लो कोई एक ऐसा लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम प्लैनेट और सेंटर को जोड़ दे तो वो अगर 2 महीने में कितना एरिया कवर करेगी, इतना ही करेगी कवर, हाँ या ना, इतना एरिया कवर करेगी। कौन, द इमेजिनरी लाइन दैट इज ज्वाइंड बाय द सेंटर टू द प्लैनेट, है ना, वो लाइन कितना एरिया कवर करेगी, मान लो कुछ A1 एरिया कवर की, यहाँ तक क्लियर है। अब किसी दूसरे समय में अगर तुमने फिर से नोट करने की कोशिश की तो मान लो उस समय में तुम्हें पता चला ये प्लैनेट यहाँ पे कहीं था, ठीक है। जब आपका t = 0 टाइम, जब आप t = 0 का क्या मतलब होता है, मुझे बताओ, प्रैक्टिकली t = 0 पॉसिबल है नहीं, समय 0 कैसे हो सकता है। तो t = 0 सिंपली मींस इन फिजिक्स, रिमेंबर वन थिंग कि t = 0 का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि व्हेनेवर यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द फिनोमेना, जब कभी भी आप किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करने लगते हो उस समय में उस टाइम को हम क्या लेते हैं, t = 0, ठीक है। तो मान लो जब तुम दूसरी बार देख रहे थे तो प्लैनेट यहाँ पे था, t = 0 पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये 2 महीने के बाद हो सकता है प्लैनेट कहाँ चला गया, मान लो यहाँ चला गया, प्लैनेट यहाँ चला गया, ठीक है, t = 2 मंथ के बाद। अब देखो ये कितना एरिया सॉल्व किया, इतना एरिया सॉल्व किया, बराबर है, इसको हमने कहा एरिया A2। तो सेकंड लॉ क्या कहता है पता है, व्हेन द टाइम पीरियड फॉर द ऑब्जर्वेशन, मान लो डेल्टा t1, ठीक है, डेल्टा t1 कितना 2 महीना, डेल्टा 2 कितना, वो भी 2 महीना, है ना। व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेम देन द एरिया स्वैप्ड बाय द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सेंटर ऑफ इक्लिप्स इज इक्वल। या इसी को, ये स्टेटमेंट है, इसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ये है कि एरियल वेलोसिटी सन प्लैनेट की क्या रहेगी, सेम रहेगी हर जगह पे। उसको थोड़ा और अच्छे से समझो कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सेंटर ऑफ द इक्लिप्स कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। क्लियर हुआ, लिख लो, लिखना है तो, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहाँ तक समझे, टाइम इंटरवल। अब देखो कोई भी प्लैनेट है, हर पॉइंट पे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी तो होगा ही प्लैनेट का, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ का जो आपको मॉडिफाइड फॉर्म जो आता है, जिसको अपन डिराइव करके लिखा गया, वो ये है, और करके लिख लो, द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कांस्टेंट। क्या लिखोगे आप, द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट revolving around the aerial velocity of a planet revolving around the sun is constant। इधर देखो, the aerial velocity of a planet revolving around the sun is constant। इसको अपन देखो एरियल वेलोसिटी, अब मुझे बताओ नॉर्मल वेलोसिटी क्या लिखते हैं अपन, ds/dt, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते हैं ना। एरियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, da/dt, अरे हाँ ना, da/dt किसी एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे हर पॉइंट पे सेम है, इज इक्वल टू मान लो da1/t इज इक्वल टू da2/t, मतलब एरियल वेलोसिटी सेम है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस एरियल वेलोसिटी आपका पॉइंट है, इससे और क्या कंक्लूजन निकला, इससे उन्होंने कुछ डिराइव किया डेफिनेशन, देखो क्या डिराइव किया, ये समझ लो, एरियल वेलोसिटी का उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला, da/dt इज नथिंग बट r क्रॉस v/2, ठीक है, r क्रॉस v/2, या यू को rv sin θ/2। ये लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते हो तो इन शॉर्ट आप इतना समझो कि इस सेकंड लॉ से हमें क्या समझ में आया, 2 बातें। पहली बात कि एरियल वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट का अराउंड द इलिप्टिकल पाथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। दूसरी बात कि उनका एंगुलर मोमेंटम सेम था। क्या, देखो इसी को उन्होंने ऐसे कहा, da/dt इज इक्वल टू क्या, L/2m। बोलो कैसे, देखो मान लो कि एक बात करते, तुम मुझे बताओ, जैसे मान लो अगर ये प्लैनेट पेरिहिलियन पे है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये rp, और इसका वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा, है ना, बराबर है। देखो ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एरियल वेलोसिटी, rp × v sin 90 डिग्री, rp v sin 90 कितना हो जाएगा, rp क्या बता रहा है कि पोजीशन ऑफ प्लैनेट एट पेरिहिलियन, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट एट पेरिहिलियन sin 90 1/2। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr, इन जनरल कहते हैं ना mvr, एंगुलर मोमेंटम L = हम क्या लिखते हैं, mvr लिखते हैं यार,
अब मुझे बताओ, अपने को वी आर तो है यहाँ पर दिया हुआ है, देखो आपको इससे क्या आ जाएगा, अगर थीटा का 90 डिग्री ले लिया जाए तो एरियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, देखो यहाँ प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ मैं। डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, एम वी आर, सॉरी वी आर बाई 2, हाँ या ना, आपको तो चाहिए एम वी आर। एक काम करें, ऊपर नीचा एम से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर आ गया एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, नीचे आ जाएगा 2m। क्लियर है? जब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मास ऑफ द प्लैनेट विल ऑब्वियसली कांस्टेंट। तो इस लॉ, आपको सेकंड लॉ से क्या इंपॉर्टेंट बात समझ में आया, दो बातें, एक तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, ये पॉइंट लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट है ना, अराउंड द न्यूक्लियर, आई मीन सॉरी, अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट, अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। या यूं कहे कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू एल अपॉन 2m। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोनों लॉ, बताओ क्लियर हुआ? अब बात करेंगे तीसरे लॉ की। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। देखो तीसरा नियम क्या बोला, तीसरा सबसे आसान और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने तीसरे नियम को क्या बोलते हैं पता है, लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं, टाइम पीरियड के बारे में बताया। केपलर ने अपने तीसरे नियम में क्या बताया, केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर ने ये बताया कि यार अगर मान लो ये सन है, ठीक है, उसके चारों ओर क्या कर रहा है, एक प्लैनेट घूम रहा है, कौन से पाथ में, बोलो, इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, ये यहाँ बना देता हूँ सन, ठीक है, इसके चारों ओर घूम रहा है ना प्लैनेट। अब ये जो प्लैनेट घूम रहा है, सन कहाँ पे होता है, वो पूछकर क्या बताओगे, सर सेमी मेजर एक्सिस के किसी एक फोकस पे, क्या मैंने कहा, इसके किसी एक फोकस पे, बराबर है ना। ठीक है, तो देखो सेमी मेजर एक्सिस के किसी एक फोकस पे, और डिस्टेंस क्या होता है, ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ। फोकस का इस सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है पता है, ए इंटू ई। हालांकि ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो तुम बता ही दिया, ए सेमी मेजर एक्सिस। अब ये ई, क्योंकि जब ई बताया तो बताना पड़ेगा ई क्या होता है। ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस बी अपॉन ए। ऑब्वियसली बात है, बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। देखो बी अपॉन ए की वैल्यू, देखो बी हमेशा छोटा होगा ऐसे, हाँ या ना, तो छोटा अपन बड़ा, उसकी वैल्यू 1 से कम होगी। इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ तक क्लियर है। खैर ये एक मैथमेटिकल टर्म है, इससे आपको इतना लेना देना नहीं है। आपको ये समझना है कि सेंटर से किसी भी पेरीहिलियन या किसी भी दो एंड का बीच का डिस्टेंस कितना होता है, सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस, यहाँ तक क्लियर है। ओके, थर्ड लॉ क्या कहा पता है, कि ये जो प्लैनेट है ना, ये एक चक्कर काटने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगाएगा, बराबर है। उसने कहा कि भाई टाइम पीरियड जो होगा ना, उसका स्क्वायर किस बात पे डिपेंड करेगा, उसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब पे। अब स्टेटमेंट क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। समझ में आई बात? अब दुनिया का नियम रहा है हमेशा से, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे अगर तुम लिखोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू ए क्यूब। अब ये के क्या होता है, के को बोलते हैं केपलर्स कांस्टेंट कह सकते हो तुम, या जो भी कहो, ग्रेविटेशन तो नहीं कह सकते। के की एक वैल्यू होती है, के इज इक्वल टू क्या होता है पता है, क्या होता है, 4 पाई अपॉन जी इंटू मास ऑफ सन, क्यों एस, क्योंकि ये सन के चारों ओर घूम रहा है, ये सन है ना अपना। अगर मान लो यही नियम, देखो एक मजे की बात बताता हूँ, केपलर्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सैटेलाइट ऑल्सो। सैटेलाइट क्या होता है, अर्थ है, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। वैसे पता है तुमको, इंग्लिश में एक फ्रेज था, डोंट बी ए सैटेलाइट ऑफ ए गर्ल, है ना। अब इसका क्या मतलब है कि लड़कियों के पीछे सैटेलाइट मत बनो, वो चक्कर मत काटो, ठीक है। सैटेलाइट का एग्जैक्ट मतलब ये होता है जो किसी के पीछे लग जाता है, किसी के कारण घूमते रहता है, किसी के वश में रहता है, ठीक है। अब तुम समझो सैटेलाइट का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर मान लो कि कोई एक सैटेलाइट है, मान लो इनसैट जो भी है, वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ना तो नीचे गिर रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो कुछ तो रीजन होगी जैसे जैसे चारों ओर घूम रहा है। दिस केपलर थर्ड लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर सैटेलाइट ऑल्सो। लेकिन इस सैटेलाइट का डिस्टेंस, सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको मान लो आर लिया हमने, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल डिस्टेंस। तो सैटेलाइट भी एक चक्कर काटने में कुछ ना कुछ टाइम लगाएगा, हाँ ना। यही सेम नियम आपको यहाँ पे भी लगाना होता है, टी स्क्वायर फॉर दिस सैटेलाइट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के डैश इनटू आर क्यूब। यहाँ सेमी मेजर मतलब माइनर और मेजर एक्सिस की तो कोई बात है ही नहीं, यहाँ पे तो सर्कुलर पाथ में घूमता है, हाँ ना। क्लियर हुआ आयुष? ठीक है, वो जस्ट चलो, जब तुमको ये समझ में आ गया यहाँ तक, अब बोलोगे सर यहाँ पे के डैश ऑब्वियस सी बात है, क्या होना चाहिए, 4 पाई अपॉन जी इंटू मास ऑफ अर्थ, अगर ये अर्थ के चारों ओर घूम रहा है तो। कॉन्सेप्ट समझा? ठीक है सर, यहाँ तक तुम समझ गए तो सबसे ज़्यादा सवाल इसी में आएगा। देखो क्या सवाल आता है कि मान लो ऐसा कहा कि कोई एक प्लैनेट है, ठीक है, दो प्लैनेट है, एक प्लैनेट अर्थ से 2r डिस्टेंस ऊपर है, मतलब r डिस्टेंस, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड लगता है मान लो t1। कोई दूसरा प्लैनेट है जिसका टाइम लगता है 4t1, तो बताओ वो अर्थ से कितने ऊपर होगा? सवाल बन सकता है, रिलेशन बन जाएगा। या आपको और भी सवाल बनाया जा सकता है कि वेनस है अर्थ और अर्थ है, मास दे देगा कंपैरिजन, वेनस का मास जो है अर्थ के मास से इतना गुना है, ज़्यादा या कम है, समझ रहे हो। और वेनस को टाइम लगता है, जैसे अर्थ को कितना टाइम लगता है एक चक्कर काटने में, 365 दिन। ऑब्वियसली बात है, 365 दिन कैन बी कैलकुलेटेड इन आवर ऑल्सो, कैन बी कैलकुलेटेड इन मिनट्स एंड सेकंड ऑल्सो। सो मान लो इतना समय समथिंग आवर लगा अर्थ को, वेनस का मास और अर्थ का मास मान लो डबल रिलेशन में है, तो टाइम पीरियड ऑफ वेनस निकाल लोगे। इस तरह सवाल बन सकता है, इसी तरह से सवाल आएगा। करवा भी दूंगा एक आध सवाल, चिंता मत करो, ठीक है। पहले अपन क्या कर रहे हैं, क्विकली पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। और ऑब्वियसली बात है, ये लेक्चर हो सकता है 1.5-2 घंटे की हो, 2.5 घंटे की हो, लेकिन अगर ईमानदारी से पूरा तुमने दोबारा देखा भी तो आपको एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बराबर है। समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? आएगा, चिंता मत करो, ठीक है।
बढ़िया। अब इसके बाद थर्ड लॉ में मेनली यही है। व्हाट इज ए? ओजस बताओ क्या है? एक है सेमी मेजर एक्सिस। क्या था? सेमी मेजर एक्सिस। एक्सिस था ना भाई, उसको दो पार्ट में कर दिया। मेजर एक्सिस लंबा वाला, छोटा वाला माइनर एक्सिस, उसके दो पार्ट। ठीक है, यहाँ से सवाल आता है। नीट के भी सवाल होंगे, वैसे करवा दूंगा मैं। चलो हो गया, केप्लर्स के तीनों लॉ क्लियर हुए। अब हेडिंग डालो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, एक सवाल निश्चित रूप से आता है, नीट में हो या जेईई में हो, एक से दो सवाल आता है। ठीक है, कम से कम एक से दो सवाल आता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन मिटा दो इसको। अब अगर आप चाहो तो लिख लेना कि केप्लर्स थर्ड लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर सैटेलाइट। सैटेलाइट भी दो तीन तरह के होते हैं यार, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, है ना। कुछ तुम कभी सोचो कैसे पता चल जाता है कि चलो अभी बारिश होने वाली है शाम में 3 बजे? कैसे पता चलता है कि यार, है ना, अर्थ के उस स्थल पे ऐसा हुआ? मान लो अमेरिका में कोई चीज़ हो रहा है, अभी हम देख पा रहे हैं, क्यों? कुछ सैटेलाइट की मदद से ही ना। कहीं पे मैच हो रहा है, सैटेलाइट क्या कर रहा है, वहाँ के चीज़ों को ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है आपके टीवी में, ऊपर में बैठा हुआ है। आप जो लोकेशन नेविगेशन देखते हो, तो कोई ऊपर से दिखा रहा है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर से कोई पकड़ के उठा दिया, कोई लंबा सा खल्ली से बड़ा जाने। अब उसके लिए तो मान लो अपना हनुमान जी, है ना, सीने से, और तुम एकदम छोटू से उसके सामने में तुमको जाना है, मान लो कहीं फॉर एग्जांपल कोई भी प्लेस ए, तुमको पता नहीं है रास्ता, वो वहीं से देख लिया, अच्छा वहाँ है प्लेस ए, चल इधर 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 चल जाए। दैट इज द वर्क ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, खैर वैसे सैटेलाइट के बारे में पढ़ने ही वाले हैं। हेडिंग डालो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। पता हर जगह न्यूटन घुसा हुआ है, लाइट से लेके मैकेनिक्स से लेके हर जगह। देखो यार, इसमें गलती न्यूटन की नहीं है। बेचारा उस काल में पैदा हुआ जिस काल में साइंस डेवलप भी नहीं था, इसीलिए तो हम इनको इतनी इज्जत से सर कहते हैं, बराबर है ना। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या कहा, जरा ध्यान से देखो। इनका लॉ को, इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में वैलिड है, कहीं पे भी चले जाओ। लेकिन याद देखो, एक थोड़ा एनालॉजी बताता हूँ। मान लो कि ये चार्ज Q1 है, ठीक है, कोई एक चार्ज Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स F कितना होगा? कूलम्ब्स लॉ की बात करो, हाँ, K Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन इसी चार्ज को अगर अब हमने पानी में डाल दिया, क्या कर दिया? पानी में डाल दिया, मीडियम चेंज कर दिया, ये फोर्स F नहीं रहेगा। अब ये फोर्स चेंज हो गया, समथिंग F डैश हो जाएगा, जो अगर ये ओरिजिनल फोर्स F0 था तो F0 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो जाएगा। होता था क्या? याद आ रहा है? समझ रहे हो मेरी बात? पक्का? बहुत बढ़िया। लेकिन न्यूटन के साथ ऐसा नहीं था। न्यूटन ने जो नियम बताए ना, उन्होंने क्या कहा, दुनिया की हर वस्तु, दुनिया नहीं पूरे ब्रह्मांड की हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करती है? चिपकाने की कोशिश करती है, अटैक करती है। रिपल्सन का कोई लॉजिक ही नहीं है। नेचर हमेशा क्या करती है? प्यार मोहब्बत फैलाती है ना, एक दूसरे को गले लगाना सिखाती है। वो तुमको बोलेगा कितनी फिलोसफिकल बातें कैसे कर रहे हो, तो बोला फिलोसफी कैन बी एक्सप्लेन विद साइंस, लेट्स अंडरस्टैंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, खैर, तो भाई दुनिया का कोई भी मास है m1, दूसरा मास m2, इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस r, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स रहेगी? ऑलवेज एंड ऑलवेज, बोलो ना यार, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, या जो भी करो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे अच्छा वर्ड क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों एक दूसरे को सेम लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो फिर यही बात है, सर इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल क्यों नहीं कर देते? बताओ, सवाल ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मान लो, अरे मास भी सेम कर लो यार, कैसे मास दूसरा से क्या होगा? देखो F इक्वल टू क्या लिखोगे? उन्होंने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था फोर्स जो है वो दोनों के मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, फोर्स जो है वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यही कहा था ना। अब इन दोनों को अगर तुम कोरिलेट करते हो, इन दोनों को मतलब इसको अगर कंबाइन करते हो, तो इन दोनों से हमें क्या मिलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते तो अपने पास एक मिलता है ना g, एक कांस्टेंट g मिलता है m1 m2 अपॉन r², है ना। अच्छा मान लो ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो हम ये क्या कहेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्लियर है? इसको क्या कहेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बराबर है। तो देखो दोनों ही तो सेम है यार। अपन यहाँ क्या लिखेंगे यार, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? मैं ये लिख सकता हूँ क्या? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r²। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्या लगता है केवल ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? बोलो। ये है मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट जो तुम्हें नहीं आता है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर। अरे दोनों फोर्स जो लग रहा है उसके बारे में सवाल पूछ रहा हूँ मैं, है क्या? नहीं, नहीं है। अगर रहता तो कैंसल क्यों नहीं हुआ? कैंसल एग्जैक्टली, आंसर सही बोला उसने। देखो यार एक बात मुझे बताओ, ये अपना गोलू है, कौन है ना? अभी 11th वाले बच्चों को गोलू इंट्रोड्यूस करवाया हूँ आज, ठीक, कल। ये क्या है? अपना गोलू है, बढ़िया एकदम, है ना। एक हाथ में मिठाई लिया हुआ है, एक हाथ में छाता लिया हुआ है, ठीक है, खड़ा हुआ है, ठीक। अब ऐसे सोचो, बारिश हो रही है ना। अब इधर से उसकी बहन उसको छाता खींच रही है, और इधर से इसका छोटा भाई इसको क्या मांग रहा है? इसका मिठाई मांग रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है? दोनों ने सेम ताकत से खींचा। गोलू ना तो मिठाई देगा ना छाता देगा, क्यों? बिकॉज बोथ फोर्स आर एक्टिंग ओवर गोलू। जब एक सिस्टम रहे तब एक्शन रिएक्शन कैंसिल होता है। अरे ये नहीं समझे क्या? कहानी ऐसे समझे, ब्लॉक पे अगर तुम यहाँ से 10 न्यूटन लगाओगे और इधर से लगाओगे 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना लगा ब्लॉक पे? 0। ब्लॉक इधर उधर कहीं मूव करेगा क्या? हो जा बोल नहीं लो यार, नहीं मूव करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है। इसीलिए यहाँ पे तो एक सिस्टम है ही नहीं ना, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, अगर इन दोनों को तुम एक सिस्टम बना लोगे तब तुम ये सिस्टम कहीं मूव नहीं करेगा,
सिस्टम इमेजनरी बना ले तो ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझा। अब देखो आपको एग्जामिनर को किस बात से इंटरेस्ट है, एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस जी से है बहुत लगा हुआ है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल? एक कांस्टेंट के था, याद करो, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में एक कांस्टेंट के था, इसको हम यूनिवर्सल नहीं बोलते बिकॉज इट चेंजेस विथ मीडियम। ये क्या होता था कि इसको कूलम्स कांस्टेंट कहते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन इसी के एनालॉगी है जी, बट दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट्स वैल्यू डू नॉट चेंज इन पानी, हवा, मेट्रो, कहीं पे भी लेके जाओ, है ना। पेट्रोल में डाल दो, केरोसिन ऑयल में डाल दो, हवा में ले लो, वैक्यूम में ले लो, कहीं पे भी ले लो। जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? लिख लिया था ना इसको, पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल को इससे भी लेना देना नहीं है, कई बार अगर यूनिट पूछा तो ठीक है, नहीं तो क्या पूछता है वो आपसे पूछता है डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है भाई? डायमेंशन नहीं पता है तो देख लो, याद कर लेना, m-1 L3 T - 2 132 -1 + 3 2, ठीक है। यहाँ तक डायमेंशन निकालने आता है ना, डायमेंशन से MLT, ठीक। इधर देखो, यहाँ तक तुम समझ गए। तो अब आपसे क्या बेसिक सवाल पूछा जाता है, देखो, जो एक अगर पूछ सकता है तो सवाल क्या पूछ सकता है, इधर देखो थोड़ा सा मिटाओ इसको, जल्दी नोट करो यार। मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, सवाल लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ये इधर देखो, हो गया, जल्दी करो। ये दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है? अच्छा, ठीक है, चलो भाई। अरे हो गया, सवाल लिखो। देखो सवाल क्या पूछा जाता है इससे, आपको बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। अच्छा, ये फोर्स कैसा है? फोर्स ऑब्वियसली बात है सर, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आपको नेट फोर्स पूछेगा तो आप वेक्टोरियली ऐड करोगे, ठीक है। सवाल ये है कि फाइंड द नेट फोर्स एट ए एंड ओ। अब ये ए क्या है, ओ क्या है? केस 1, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने क्या कहा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका लेंथ L है, यहाँ तक क्लियर है। वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, वर्टेक्स C है, समझे क्या? बोलो यार, ठीक है। और इक्वल मासेस रखे हुए हैं उनके वर्टेक्स पे, M M M। एक तो पूछ रहा है कि नेट फोर्स A पे कितना लगेगा, एंड O इज द सेंटरॉइड। O क्या होता है? सेंटरॉइड। एंड ऐसे लिखो, एंड द ठीक। दूसरा कंडीशन देखो, मान लो कि एक ये क्या है, स्क्वायर है जिसका लेंथ L है, वर्टेक्स ये ले लो, ये वर्टेक्स A है, B है, C और D। यहाँ तक क्लियर है? अब नेट फोर्स निकालना है आपको। मास कितना है? M। इसमें भी सेंटर कौन है? यहाँ पे O है, दिस इज द O इज द सेंटर, ठीक। देखो ए पॉइंट पे कितना फोर्स निकलेगा, देखो ये पॉइंट A लिया हमने, बराबर है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ए पॉइंट दो मास के इन्फ्लुएंस में है, हाँ या ना? एक देखो ये यहाँ पे तो खुद अपना एक मास रखा हुआ है, बराबर है। देखो यहाँ का जो ए पॉइंट का जो मास है ना, इस पर दो फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा? एक तो ये लग रहा है, देखो ये फोर्स लग रहा है, क्या ये मास इसको अपनी ओर खींचेगा? ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है ना। एक फोर्स लग रहा है मान लो F0, एक दूसरा फोर्स वही लगेगा F0, ठीक है। तो नेट फोर्स, अच्छा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, बराबर है। तो बताओ यार F0 की क्या वैल्यू होगी? F0 इज इक्वल टू, बोलोगे सर G M × M, दोनों का मास तो सेम है। देखो इधर देखो, दोनों का मास सेम है, डिस्टेंस कितना है? L², बराबर है। इसमें तो ये हो जाएगा सर आपका, इसी को लिख लो Gm²/L², ये F0। ये तो वही बात हो गया ना कि सर दो वेक्टर रखे हुए हैं, दो वेक्टर F0 वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो नेट फोर्स कितना होगा? तो तुम वो क्या बोलते हो, √F1² + F2², है ना, +2 F1 F2 cos थीटा। थीटा यहाँ कितना है? 60 डिग्री। तो बहुत आसानी से बन जाएगा, F net इज इक्वल टू कितना, √F0 कितना हो जाएगा? 2F0² + 2 × F0² × cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बताओ ये?
टू एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ नॉट स्क्वायर रूट अंडर 3 एफ नॉट स्क्वायर। एफ नॉट को बाहर कर लो, कितना हो जाएगा? रूट अंडर 3 एफ नॉट। बताओ क्लियर है? ये हो जाएगा आपका नेट फोर्स। और ये किधर की तरफ होगा? बिल्कुल इनके देखो पैरेललोग्राम लो, याद है अपन क्या करते थे? इसको एकदम एक सब पैरेलल वेक्टर बना दो, अगर ये एक वेक्टर है तो ठीक है, एक वेक्टर शिफ्ट कर दो, इनका जो डायगोनल देगा वो होगा नेट। तो नेट फोर्स किधर की तरफ होगा? इस पे इधर की तरफ। समझे सवाल कैसे पूछा जाता है? अनुज क्लियर हुआ? ठीक है, एफ नेट इधर की तरफ होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसके अलावा अब जो सवाल है कि यार सेंटर पे कितना फोर्स होगा? हाँ, सेंटर पे फोर्स हमेशा 0 होगा। क्यों? याद रखना, बोलोगे सर सेंटर का हर वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम है, बराबर है ना? और एक वेक्टर का एक नियम है कि व्हेन वेक्टर्स आर ओरिएंटेड एट इक्वल एंगल, इधर देखो ओजस, मान लो एक वेक्टर देखो ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो कोई हमने m नॉट मास रखा, तो ये m नॉट को इधर की तरफ अपनी ओर एक लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। नहीं समझ रही हो क्या? वैसे ही क्लियर हो रहा है? ये देखो इधर की तरफ अपने एक फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ तीनों फोर्स लगेगा, तो ओवरऑल इस पॉइंट O पे 3 वेक्टर आए, एक वेक्टर आया इधर, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, इन तीनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और है ना? तो जब 3 वेक्टर 120 डिग्री पे रहते हैं, प्लेनर वेक्टर रहते हैं, तो नेट फोर्स कितना होता है? नेट वेक्टर रिजल्टेंट 0 होता है। तो आप एक चीज़ लिख लेना कि यहाँ पे भी एफ नेट एट O इज इक्वल टू 0। एफ नेट एट A कितना होगा? यहाँ पे देखो 3 एफ नॉट। अच्छा, एफ नॉट की वैल्यू आपको ये लिखा हुआ है, क्लियर है? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई एफ नेट एट A इज इक्वल टू √3 इंटू GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। क्लियर? समझा? अब बताओ ये सेकंड वाला सवाल करके दिखाओ। सेकंड वाला सवाल में मैं हिंट देता हूँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, नहीं देखो, इस पॉइंट पे तो ये फोर्स लगेगा, बराबर है? मान लो हमने कहा एफ नॉट, क्योंकि GM L स्क्वायर, ये भी जी एफ नॉट लगेगा, अरे है ना, GM इंटू L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। लेकिन देखो ये एक फोर्स लगेगा, समझ रहे हो? वर्टेक्स से ये डिस्टेंस L नहीं है, ये डिस्टेंस कितना है? √2L, स्क्वायर का डायगोनल √2L होता है। तो अब देखो यहाँ पे जो एक फोर्स लगेगा आपको, इस मास पे C वाले मास के कारण जो फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स ऑन A ड्यू टू C, वो इस तरह से लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहले आप इस एफ नॉट का रिजल्टेंट निकालोगे, इनका जो रिजल्टेंट आया वो इसके साथ FAC के साथ जोड़ेंगे, समझे? निकालो, इसको मिटा दूँ? मैं जितना करवा दे रहा हूँ ना, अगर आप नीट से एक दिन पहले भी इसको देख लिए 2x स्पीड में, जितना भी देखना हो, ठीक है, तो आपको एक एक सवाल क्लियर हो जाएगा नीट में, तो कम से कम गारंटी है इसकी, ठीक है? अच्छा, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको ये पूछता कि O, इस केस में भी नेट फोर्स एट O कितना होगा? 0 होगा ना, ZER लिख लो 0। नेट फोर्स तो यार क्या हो जाएगा? इधर देखो ओजस, समझो इस बात को, ये एक मास है, ये एक मास है, ये एक मास है, ये मास है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर, ये इसको अपनी ओर, ये इसको अपनी ओर। यही हो गया ना? मान लो यहाँ गोलू था, गोलू को चारों तरफ से खींच रहा है, गोलू कहीं जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स कितना लग रहा है? ये भी अपना एक फिक्स फोर्स से खींच रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब ये निकाल के दिखाओ मुझे, एफ नेट एट A। एफ नॉट इधर की तरफ लग रहा है A पे, इसको अपन क्या कह सकते हैं? देखो, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, इसको क्या कह सकते हैं? फोर्स ऑन A ड्यू टू D। इसके कारण एक रिजल्टेंट आएगा, बताओ, इसके कारण एक रिजल्टेंट किधर की तरफ आएगा? समथिंग आएगा ना, मान लो F रिजल्टेंट FR, ठीक है? और पहले से एक फोर्स लग रहा था इधर, जरा ध्यान से देखो, पहले से एक फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑन A ड्यू टू, बोलो C। तो अब आपका एफ नेट है ना एट A इज नथिंग बट फोर्स ऑफ रिजल्टेंट प्लस फोर्स ड्यू टू A बाई C। कहानी समझे? अब पहले फोर्स AC निकालो, कितना? FR कितना निकलेगा? तो हाँ 90 डिग्री है, तो डायरेक्ट आ जाएगा √2A एफ नॉट। देखो अपन क्या लिख सकते हैं? फोर्स AB इज इक्वल टू फोर्स ऑफ AD इज इक्वल टू GM नॉट MM है ना, M स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अरे हाँ, है ना? यहाँ तक समझे? अरे यहाँ इन दोनों के बीच में फोर्स GM1 M2 L स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में थीटा कितना है? 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है? इसको अपन ने मान लिया F नॉट, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? रूट अंडर F नॉट स्क्वायर प्लस F नॉट स्क्वायर प्लस 2 F नॉट इंटू कॉस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। समझ रहे हो आयुष? थोड़ा सा क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? F नॉट रूट अंडर 2 F नॉट स्क्वायर, तो √2 को बाहर कर लो, यहाँ F नॉट हो जाएगा। तो ये तो आ गया, अभी तक आपको क्या आया? यही वैल्यू आया। इसका मतलब एफ नेट एट A, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? √2 इंटू F नॉट, यहाँ तक क्लियर है? प्लस FAC कितना आएगा? अच्छा, F नॉट को क्या लिख सकते हो आप? √2 इंटू F नॉट को क्या लिख सकते हो? GM स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये हो गया आपका FR रिजल्टेंट, ठीक है? अब मुझे बताओ FAC कितना आएगा? हाँ, अब बोलोगे सर ये तो डिस्टेंस आपको पहले पता होना होगा। आपको पता है ये डिस्टेंस जो भी स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, उसका डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है? वैसे ही बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हैविंग साइड A? √2A, वेरी गुड, √2A। दिस इज √2 इंटू A
√2a। यहाँ पे a कितना है, l। अब देखो यहाँ मैं निकालता हूँ FAC इज इक्वल टू क्या लिखोगे, GM² अपॉन √2 इंटू l का होल स्क्वायर, बराबर है। तो वो कितना आएगा, GM² अपॉन 2l²। तो वो कितना हो जाएगा, GM² अपॉन l² इंटू 1/2। अरे हाँ या ना, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ तो अपना F0 ही तो है, ये F0 ही तो है ना, ठीक है। यहाँ समझे, तो अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्स AC इज इक्वल टू F0/2। अब आपको निकालना है, यहाँ पे क्या लिखोगे, F0/2। नेट फोर्स कितना होगा, यहाँ से करो सॉल्व, इसको इधर करो। इसका मतलब F नेट एट A इज इक्वल टू, देखो F0 कॉमन ले लो, कितना आएगा, √2 + 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2, ऊपर में आएगा √2 + 1, ठीक है, इंटू F0। समझा क्या, अरे हाँ या ना, 2√2 + 1, ठीक है 2√2 + 1, 2√2 + 1, ठीक है। अच्छा, अगर तुम और चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो, F नेट एट A इज इक्वल टू 2√2 + 1/2 इंटू GM²/l²। समझे, ध्यान से देखो, क्लियर हो जाएगा, बराबर है। चलो अगला हेडिंग डालो, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। हेडिंग डालो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। छापो इसको, समझो और छापो। समझा क्या कॉन्सेप्ट, क्या भी बाकी है, क्लियर हुआ। अब हेडिंग डालो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिससे सवाल आता है क्या होता है यार एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, फोर्स बाय मास, आया ना, ठीक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल सा बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, क्लियर। तो मिटा दूँ इसको ना, ठीक। ये मैं मतलब जो एक ठीक ठाक सवाल हो सकता था उस टाइप का सवाल करा दिया, जो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता था। देखो यहाँ पे स्क्वायर वाले में यही चीज़ आपको उस पर अगर इलेक्ट्रोस्टैट में पूछता है, चार्ज दे दिया, चारों वर्टेक्स पे चार्ज दे दिया, Q1 Q2 Q3 या Q0। अब पूछेगा कि सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, बराबर है। सेंटर पे कोई चार्ज रख दिया तो नेट फोर्स कितना होगा, तो भी 0 होता है, लेकिन किसी वर्टेक्स पे 0 नहीं होता है। ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट है, इसी इलेक्ट्रोस्टैट्स जो अच्छे से समझ लिया, ग्रेविटेशन बहुत आसान है उसके लिए। क्या, हाँ थोड़ा सा, वैसे इसमें अभी करवाई देता हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो। जिसमें अपन पढ़े थे ना, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वहाँ पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो वहाँ पढ़े थे इलेक्ट्रिक डायपोल, लेकिन ग्रेविटेशन में है क्या पॉसिबल में ग्रेविटेशनल डायपोल, नहीं। मास थोड़ी पॉजिटिव मास नेगेटिव मास होता है, मास कैन नॉट बी पोलराइज्ड, दैट इज व्हाई वी डू नॉट स्टडी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आई मीन सॉरी ग्रेविटेशनल डायपोल, ठीक है। चलो हेडिंग डालते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ मैं, हाँ, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, एक लेमैन भाषा में, नाम ही है एक्सेलरेशन, उसमें क्या डिफाइन करना है ना। अब एक्सेलरेशन क्यों होता है, जब कभी फोर्स लगता है किसी को, फोर्स कौन लगा रहा है यहाँ पे, ग्रेविटी लगा रही है। तो एक तो बहुत आसान डेफिनेशन है कि सर जिस तरह अपन लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, उसी तरह यहाँ होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक तो बहुत लॉलीपॉप डेफिनेशन है, G इज इक्वल टू F/m, F कौन सा, ग्रेविटेशनल बाय मास। एक होता है थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट हैविंग मास m टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लियर, साइंटिफिक वे में आपको लिखना है तो लिख लो, लेकिन मुद्दे की बात क्या है, यही G इज इक्वल टू, अच्छा मान लो ऐसे समझो यार, देखो एक अर्थ क्या, एक क्या अर्थ ही है, ठीक है, कोई मास m आ रहा है छोटा सा, यहाँ से गिर रहा है, तो ऐसा थोड़ी हो गिर रहा है, तो ऐसा नहीं गिरता है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरता है क्या, ओजस नहीं गिरता है ना, गिरते रहता है तो स्पीड अप होते रहता है। तभी तो हम कहते हैं जब ये ऊपर में था, मान लो जैसे तुम बॉल को ऊपर फेंके, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ऊपर में जाने के बाद रुक गया, या जितना स्पीड से जब तुम फेंके तब जितना स्पीड था धीरे धीरे स्पीड कम होती है, क्योंकि उसके अपोजिट में फोर्स लगते रहता है, रिटार्डेशन होते रहता है, और जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो वहाँ ऊपर में जाकर रुक गया। रुकने के बाद अब क्या धीरे धीरे आते रहता है, जो नीचे आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है। प्रैक्टिकली समझो, कोई बूढ़े ऐसे जा रहे हैं आराम से, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अब कोई वयस्क है, एडल्ट आदमी है, तो वो नॉर्मली जाएंगे, वो भी कांस्टेंट स्पीड। कोई बच्चा है 8 क्लास का, ट्यूशन जाना है, तुम सोचो कैसे जाता हो, समझ रहे हो, साइकिल भी चलाएगा वो तो अलग, कभी एकदम स्पीड अप कर देगा, कभी रोक देगा, अलग कांस्टेंट में अलग एनर्जी रहती है। खैर, तो ये क्या है, दिस फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, ये फोर्स कितना होगा, दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस हमने d मान लिया, मान लो r मान लिया डिस्टेंस, मान लिया 1 मिनट के लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स कितना होगा, g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अपॉन r स्क्वायर, हाँ या ना। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, फोर्स
पर यूनिट मास, कितने मास में लग रहा है, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। बोले तो जी एम ऑफ अर्थ, एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। क्या कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम कैंसिल, क्या बचेगा, जी का एक ही फॉर्मूला है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब जी दो बात पे डिपेंड करता है, एक आप अर्थ के, अब ये आर का पॉसिबल है जब अर्थ के ऊपर ही रहे ऑब्जेक्ट, हाँ या ना, जब मान लो यार का सेंटर है, ठीक है, अर्थ के ऊपर ही है, अर्थ से ऊपर कर दोगे तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, अर्थ के अंदर घुसा दो ड्रिल करके अंदर, चेंज हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट समझा, तो बस सवाल इसके बाद यही पूछा जाएगा, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द वेरिएशन ऑफ हाइट और इनटू द डेप्थ। यहाँ तक समझे। एक और सवाल पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज और देखो, अर्थ है, अर्थ की अपनी मास है, अपना एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर अगर मून रहता तो मून की अपनी मास है अलग, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है कि अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 1/6 है मून की। ये फैक्ट है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू नाम ही है एक्सेलरेशन, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर सवाल में दिया हुआ है 10 तो 10 लेना। यहाँ तक समझा, क्लियर हुआ? अरे समझे क्या, क्विक रिवीजन में तैयारी नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। अब क्या तुमको नोट्स लिखवाऊँ मैं, ओके। अब समझते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। दो चीज़ें पढ़ेंगे अपन। अगर किसी हाइट h पे गए, इधर देखो, मिटाओ इसको, जल्दी करो यार। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या, पक्का ना? हो गया, लिख लिए? आज इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देना है ना, निपटा देना है इसको। एक बच्चा बोल रहा था कि सर, क्या बोल रहा था सर, क्वेश्चन हो गया। मैंने बोला क्या, तुम्हें बोल रहा था क्या, ये सर कुछ तो बहुत बढ़िया बात बोल रहा था वो। मैं क्या बोल रहा था, हाँ सर क्वेश्चन हो गया। तो मैं बोला क्वेश्चन हो गया मतलब क्वेश्चन, तो फिर क्या, मैंने उसको बोला कि यार क्वेश्चन तो पहले से हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ, उसमें क्या हो गया। तो बोलते सर क्वेश्चन सॉल्व। मैं बोला ऐसे बताओ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब वो बच्चा फिलहाल आपको पता है कहाँ पे, जीएमसी में। इधर देखो, आपसे पूछा जाएगा ना, जी जो है अर्थ पे कितना होता है, अर्थ के सरफेस पे या तो 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बताया है तो 10 ले लो, 9.8 डिवाइडेड बाय मत समझ लेना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम, दो कंडीशन है, पहला लेता हूँ मैं यहाँ से टेबुलर फॉर्म में बता देता हूँ। पहला वेरिएशन ड्यू टू हाइट h, ठीक है। देखो दो बातें हो सकता है, अर्थ के सरफेस से हाइट लेने, ठीक है। ये हमारा अर्थ का रेडियस है, यहाँ क्लियर है, अर्थ के सेंटर से। मान लो इस ऑब्जेक्ट को अगर आप अपन यहाँ से h हाइट ऊपर यहाँ रख दिया, इस मास m को हमने कितना हाइट ऊपर रखा, h हाइट ऊपर, कितना रखा, h हाइट ऊपर रखा हमने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या ये जी इस पॉइंट पे, जो देखो जो अर्थ पे रहता था, अर्थ के सरफेस पे जी होता था, क्या वही होगा, नहीं। इस पॉइंट पे आप लिखो, इस पॉइंट पे एक नया जी आ जाएगा जिसको आप जी अप से डिनोट करो। किससे, जी अप से, ऊपर पे कितना हो गया, अपवर्ड पॉइंट पे, इसी को एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो जी अप इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला लिख लेना, जी नॉट इंटू 1 माइनस क्या, 1 माइनस h बाई आर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, बोलो तो बता दूँ। When 1 माइनस 2h बाई आर, ये होता है फॉर्मूला, 2h बाई आर। अब ये कैसे आया फॉर्मूला, चलो डिराइव ही कर लेते हैं। कर ले क्या, नहीं करना है, कोई बात नहीं, ठीक। डिराइव वैसे तो डेरिवेशन क्या ही करोगे तुम, मेनली क्या होता है। अच्छा इस पॉइंट में नेट फोर्स निकालो तो क्या करोगे, एफ एट पॉइंट एम ले लो, एफ एट एम कितना आ जाएगा, जी एम ऑफ अर्थ मास ऑफ दिस अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड। अगर आपको जी एट एम निकालना है तो क्या करोगे, एफ एट एम डिवाइडेड बाई एम आया ना, तो ये एम से कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं, 1 माइनस 2h बाई आर आता है, ठीक है। इस तरह से करते हैं, जान दो, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है डिराइव करने की तो मैं नहीं कर रहा, यार समझे। ये कंडीशन, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब h की वैल्यू रेडियस से बहुत बहुत छोटा हो। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, यार क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू कितना होती है पता है क्या, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस, याद रहेगा। दिस वैल्यू इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन h इज लेस देन, वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर तक लगा लेना, 2000 किलोमीटर तक, उससे ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछता आपसे, 1-2000 किलोमीटर तक लगा ही सकते हो तुम, ठीक है। अच्छा एग्जैक्ट एक और फॉर्मूला होता है, इफ़ h इज आइदर ग्रेटर देन और इन प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तब हम लगाते हैं जी अप इज इक्वल टू जी नॉट इंटू, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। ये देखो सॉल्व करोगे ना, इसको डिराइव करने की कोशिश करो, यही आएगा। इसको अपन लिख देते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में, जी नॉट इंटू 1 प्लस h बाई आर टू द पावर -2। हम कहते हैं h बाई आर की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 से बहुत छोटा है, जब ये रहता है तो, जब ये कंडीशन रहता है तो, तब हम यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन करके ये लिख देते हैं, ठीक है। आपको फिलहाल ये याद रखना है।
यहाँ तक समझ गए? दोनों फॉर्मूला कब लगाएंगे समझा? जब हाइट की वैल्यू 400-500 किलोमीटर दिया रहे, 1000 किलोमीटर तक भी दिया रहे, तब आप ये डायरेक्ट लगाना 1 - 2h/r। क्लियर है? r की वैल्यू 6400 किलोमीटर। अब दूसरा समझ लो, दूसरा है वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। क्या है? वेरिएशन ड्यू टू, बोलो ना यार, डेप्थ ऑफ अर्थ। डेप्थ ऑफ अर्थ। अच्छा, डेप्थ कहाँ से लेते हैं अपन? ऊपर से नीचे लेते हैं ना, नीचे से ऊपर लगे तो हाइट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो सरफेस से हम मेजर करते हैं डेप्थ ऑफ अर्थ। ठीक है, ये लो यार, अपने पास पहले ही अर्थ था, ठीक है, मोर और लेस। अर्थ के सरफेस पे जी कितना? 9.8 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। और इसको अपन क्या लिखते थे डायरेक्ट? G/m/e/r² लिखते थे ना यार। लेकिन अब इसी मास को हमने क्या किया, गड्ढे खोद के बहुत अंदर तक ड्रिल करके इस मास को अपन यहाँ भेज दिए। कहाँ भेज दिए? अंदर भेज दिए, यहाँ भेज दिया। अर्थ का सेंटर ये है, मान लो ये है रेडियस, यहाँ तक क्लियर है? ये मास m, ये मास यहाँ भेज दिए। और इस मास का डेप्थ कितना लिया सरफेस से? कितना ले लूँ? d ले लूँ? ले लेता हूँ यार d, तुम कह रहे हो तो। यहाँ से यहाँ तक डेप्थ कितना हो गया? d हो गया सर, डेप्थ d हो गया। कहाँ से d लिया है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। d कहाँ से लिया हो जस? अर्थ के सरफेस से, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटर से लोगे तो हो जाएगा r - d, समझे ना? तो इस केस में आपको इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, इसको हम g डाउन से डिनोट कर ले। g डाउन का फॉर्मूला क्या होता है? एक ही फॉर्मूला होता है, वो है g0 × 1 - यहाँ d है ना, d/r, यही फॉर्मूला है। अगर ये d ऊपर से ना लिया जाए, यहाँ से लिया जाए तो r - d/r। ठीक है, g0 क्या है? अर्थ सरफेस का, g अर्थ सरफेस। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? बताओ, अब बताओ, अगर d की वैल्यू, तुम मुझे बताओ, d की वैल्यू अगर r हो जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? 0। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अर्थ के कोर में कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। और इसका कॉन्सेप्ट आपको एसएचएम में समझेगा। खैर वो तो चलो, एसएचएम की बात है, एसएचएम में बात करेंगे। यहाँ तक समझे? एक और वेरिएशन है, एक वेरिएशन है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। यहाँ बनाओगे, देखो आपको पता है ये हमारा अर्थ है, क्या है? धरती माता। ठीक है, गंदा बन गया यार, चलो धरती माता है ना। एक काम करते, बाकी का तो नहीं पता अपने को, ठीक है, अपन भारत माता को धरती माता के ऊपर में बना देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, वेरिएशन ड्यू टू हाइट h एंड वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ अर्थ। अब एक तीसरा वेरिएशन मैं समझाता हूँ आपको, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एज वेल एज क्या? ड्यू टू लैटिट्यूड एंगल। ठीक है, जब भी पूछूँ बताया करो, ठीक है? लैटिट्यूड एंगल, एल्टीट्यूड का क्या एंगल होगा यार? एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है ना, हाँ, लैटिट्यूड एंगल। चलो भाई देखते हैं, समझते हैं। यहाँ देखो, आपको पता है कि अर्थ जो है अपना, है ना, वो अर्थ दो काम करती है। एक तो सन के चारों ओर रिवॉल्व भी कर रही है और अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, राइट? इसके अलावा सबसे पहले आप ये समझ लो, आपको पता होगा दिस इज इक्वेटर, हाँ है ना, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, पता है? ये लाइन को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं लंगिट्यूड। अरे होना यार, 6-7 की बात है वो तो। इक्वेटर या सेंटर से, मान लो ये इक्वेटोरियल लाइन है, कोई भी लोकेशन है ऑन द अर्थ, अगर सेंटर से जो लाइन उसको जोड़ती है ना, वो लाइन इक्वेटर से कितना एंगल बनाती है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। व्हाट इज एंगल ऑफ लैटिट्यूड? एंगल ऑफ लैटिट्यूड इज नथिंग बट द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ज्वाइनिंग एनी पार्ट ऑफ अर्थ टू द सेंटर विद द इक्वेटर। समझ में आया? एंगल ऑफ लैटिट्यूड ये है, दिस लेमडा, अपन इसको किसे डिनोट करते हैं? लेमडा से। तो देखो, अर्थ के रोटेशन के कारण और अलग अलग पोजीशन के कारण किसी पार्टिकल का उसमें जी पे भी फर्क आता है। इस पॉइंट पे जो जी आएगा ना, मान लो ये जी डैश, वो जी डैश कितना आएगा? दिस विल बी सरफेस पे तो आपको पता है जी नॉट, ये इतना होता है, जी नॉट माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। ये चीज़ याद रखो, ठीक है? कैसे आया इसको अपन डेराइव करवाया जा सकता है, मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन अभी आपको कोई काम की बात नहीं है। हालांकि इससे बहुत कम सवाल आते हैं नीट वगैरह में, लेकिन इनकेस अगर आया तो समझ लो। अब देखो, इससे क्या सब पूछा जा सकता है आपको? मान लो एट पोल पूछेगा कि कोई पार्टिकल मान लो पोल पे है, मतलब पार्टिकल पोल पे है, मतलब इसका लेमडा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, मतलब लेमडा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जी एट पोल कितना हो जाएगा बताओ? जी नॉट माइनस इन सब टोटल वैल्यू हो जाएगी 0। तो जी एट पोल इज इक्वल टू जी एट सरफेस, gm/r² दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है भाई इक्वेटर पे क्या हो जाएगा? एट इक्वेटर क्या 0 हो जाएगा बताओ? लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अगर लेमडा 0 हो जाएगा तो बताओ कॉस स्क्वायर लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। कॉस थीटा, कॉस 0 1, कॉस स्क्वायर 0 1। तो ये क्या हो जाएगा? जी डैश इज इक्वल टू, या जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी ऑन द पोल, जी नॉट मतलब पोल हो गया, माइनस r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ तक समझे? अब देखो इस पर एक एप्लीकेशन बेस्ड जेई मेंस वगैरह में भी सवाल पूछता है, ठीक है, या मान लो एडवांस में पूछता है कि कोई एक मान लो रामू काका है, क्या है, रामू काका, वो सब्जी खरीदे, ये सब्जी की व्यापारी करते हैं, क्या करते हैं, सब्जी खरीद के या किसी चीज़ की मान लो कोई बड़ा सामान की हैवी चीज़ की वो खरीद बिक्री करते हैं। तो रामू काका को फायदा कब होगा? इक्वेटर पे सब्जी खरीद के पोल पे बेचे उसमें, या पोल पे खरीद के इक्वेटर पे बेचे उसमें? सोच के बोलो, क्या बात कर रहे हो? इक्वेटर पे खरीदेगा। जैसे मान लो पोल पे उसने खरीदा 10 किलो, ठीक है, 10 किलोग्राम, और इक्वेटर पे उसका वजन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उसकी वजन कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, 10 नहीं रहेगा, 10 से कुछ कम हो जाएगा, जो भी है सारे ना कुछ तो हो ही सकता है, एक्जैक्टली निकालो, तुम आर की वैल्यू डालो, ओमेगा की वैल्यू डालो, तो तुमको पता चलेगा, तो घाटा लग जाएगा। मजे की बात क्या है, इक्वेटर पे कर दो, 10 किलो कर दो, लगभग 10.5 किलो हो जाएगा उसका, बिना कुछ किए, है ना? तो ये फायदा है, लेकिन हालांकि ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। इक्वेटर कहाँ पे, मान लो ये अफ्रीका रीजन में, पोल कहाँ पे, अंटार्कटिका में, उतना दूर अगर जाएगा तो उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतना हो जाएगा कि वेट क्या बढ़ेगा, बहुत कम मार्जिनली बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आ सकता है। आप लिख सकते हो कि एज वी गो फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। तो एक्सेलेरेशन सरफेस पे भी हर जगह सेम नहीं होता है, समझ में आ गया? लिख लो, यही है एप्लीकेशन, और क्या। एज वी गो फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पोल टू इक्वेटर जी डिक्रीजेस, क्या होगा, जी की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ तक समझ लिए? बताओ। तो अब एक छोटा सा हेडिंग डाल दो, ग्रेविटेशनल फील्ड, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे ना अपन, उसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। बेटा इसको लिख लिए, चल अब बात करते हैं अपन ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। क्या होता है भाई ग्रेविटेशनल फील्ड? याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या लिखते थे? देखो जैसे मान लो कोई चार्ज क्यू है, हम क्या कहते थे, इस चार्ज के चारों एक इमेजिनरी रीजन है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, बोलते थे ना। और ये फील्ड का क्या काम होता था कि अगर कोई इस रीजन में दूसरा चार्ज आएगा उसके ऊपर क्या करता था, वो फोर्स लगाता था। अरे हाँ या ना? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स, बराबर है। उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया ग्रेविटेशनल फील्ड का। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले, ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को ई जी से दिखा दो, बताने के लिए, बस डिनोट करने के लिए। कहा गया कि भाई किसी चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण इस आर डिस्टेंस पे, मान लो पी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस दूर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता था रेडियली। याद करो ई इक्वल टू क्या लिखते थे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। लेकिन मास तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, और मास में हमेशा कैसा नेचर होता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है। तो मास के लिए क्या हुआ, कहा गया कि हर मास का, कोई भी मास m है, उस मास के चारों ओर भी एक इमेजिनरी फील्ड है जिसको कहा गया ग्रेविटेशनल फील्ड। वो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट P पे उसकी डायरेक्शन किधर हुई, हमेशा मास की तरफ, किसके तरफ, ऑलवेज टुवर्ड्स द मास, ठीक है। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ से अगर मान लो डिस्टेंस आपको x दिया हुआ है, तो इस दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू, के तो होगा नहीं वहाँ पे, यहाँ हो जाता है g, क्योंकि अब निगेटिव इसलिए माइनस जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ आई बात? जिस तरह के क्यू बाय आर स्क्वायर था, जी एम बाय एक्स स्क्वायर, ठीक समझ रहे हो ना। कॉन्सेप्ट यही समझाया गया कि भाई दो मास आपस में अट्रैक्ट क्यों करते हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, क्यों ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अपना बढ़िया अपने बाल बच्चे के साथ है, वो अपने बाल बच्चे के साथ है, दो मास है, दोनों मास क्यों आपस में चिपकना चाहता है, क्यों फोर्स लगा रहा है। तो उसको समझाने के लिए एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लाया गया। देखो हर मास के चारों ओर एक फील्ड है जो अपने ऊपर फोर्स तो नहीं लगाती, लेकिन अगर इस फील्ड में कोई दूसरा मास आया ना, उसको हमेशा अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? चमका, ठीक है। अब आपको इसका दो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन इतना लिख लिया क्या आप पहले। अब आपसे पूछा जाएगा, मतलब ये क्या है, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आप क्या बताओगे? ग्रेविटेशनल फील्ड इज एन इमेजिनरी रीजन, है ना, प्रेजेंट अराउंड द एनी मास, है ना, विच exert an attractive force to any other mass kept in that region। उसके पीछे भी समझाया गया कि कोई मास रखा है तो क्यों फोर्स लगाएगा। तो ऐसा कहा गया कि देखो यार, मान लो ये मास का अपना एक फील्ड है, ठीक है, ऐसे समझो इमेजिनरी फील्ड है, ठीक है। कोई दूसरा तुमने मास लाया इसके अंदर में, कोई दूसरा मास ला लिया m2, अब इसका अपना भी तो फील्ड होगा, m2 का भी तो फील्ड होगा, हाँ कि नहीं? दोनों का नेचर सेम है, इसका फील्ड भी इधर की तरफ आ रहा होगा, मतलब इधर रेडियली इनवर्ट, इसका भी, दोनों का नेचर सेम है, तो दोनों क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। यही रीजन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये है कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ? ठीक है। जब यहाँ तक तुम समझ लिए तो अब हेडिंग डालो कि अगर कोई अपने पास एक स्फेरिकल सेल है, उसके अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। कोई सॉलिड सेल है या सॉलिड स्फेयर है, उसके अंदर में कितना होगा। दो ही चीज़ आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का,
अच्छा एक चीज़ और देख लो, पहले बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका यूनिट क्या होना चाहिए। क्या होता है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते थे अपन, फोर्स अपॉन चार्ज लिखते थे। ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या लिखते हैं, फोर्स अपॉन मास। क्या लिखते हैं? अच्छा मान लो दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। यहाँ पे क्या लिखते थे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, जी एम बाय आर स्क्वायर। देखो यही चीज़ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, देखो न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर, अरे फोर्स का न्यूटन, न्यूटन पर केजी। इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए बताओ, इसका डायमेंशन पता है m, तो यहाँ बनेगा टी एल टी माइनस टू। अरे हाँ या ना, बहुत आसान है ना यार, n बोले तो एम एल टी माइनस टू अपॉन एम, टिक टिक कैंसिल, एल टी माइनस टू, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। अब बात करते हैं, हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, शेल मतलब हॉलो स्फेयर, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ, ठीक है, स्फेरिकल शेल। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ऐसे लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ, बोलो, स्फेरिकल शेल। अच्छा ये स्फेरिकल शेल है मतलब हॉलो है, इसके मास कहाँ पे होंगे, इनके सरफेस पे ही होंगे ना यार। अरे हाँ या ना, हो जस, ठीक है। ये है अपना रेडियस आर। तो बताओ मुझे इस पॉइंट पे कितना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। बोलेंगे सर मास ही नहीं है यहाँ पे, पता है तुमको, गॉस लॉ इन ग्रेविटेशनल भी लगाया जा सकता है, ठीक है, हालांकि वैलिड नहीं है। वही जैसे याद करो कैसे लगाते थे गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट में, कि जहाँ पे फील्ड निकालना है उसको गॉसियन सरफेस बनाओ। तो अब आप ये समझ लो, लिख ही लेना, 2-3 पॉइंट होगा हमेशा से, ये पॉइंट ओ इनसाइड पॉइंट, ठीक है, पॉइंट पी सरफेस का पॉइंट, ठीक है, पॉइंट एम इनसाइड पॉइंट, ठीक है, सेंटर इनसाइड पॉइंट, पॉइंट आर ले लेंगे, 3 आर रहेगा, 3 पॉइंट लेंगे अपन हमेशा से ही। तो आप पहला पॉइंट समझ लो कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड एट इनसाइड पॉइंट एम, मतलब वेयर एम का जो डिस्टेंस है, ओ एम का डिस्टेंस एक्स ले लो, वेयर एक्स इज लेस देन आर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अंदर में कितना होगा, 0, ई जी एट एम इज इक्वल टू 0, इवन ई जी एट ओ दैट इज एट सेंटर, वहाँ पे भी कितना होगा, 0। बोलो सर जहाँ मास होगा वहीं फील्ड होगा, मास तो ही नहीं, ठीक है। अब फिर तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि यार सर मास नहीं लेकिन इसका फील्ड अंदर भी तो आ सकता है। तो मुझे बताओ, एक छोटे से सेक्शन का फील्ड आएगा अंदर में इधर की तरफ, तो एक इधर अपोजिट वाले का अपोजिट इधर की तरफ आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ओवर नेट फील्ड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, आप समझे, ठीक है। अब बात करते हैं सरफेस पे कितना होगा, वैसे ही तुम्हें समझा क्या, हाँ, इजी एट पी कितना होगा। तो बोलोगे सर अब यहाँ पे तो मास है, तो वहाँ पे होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये माइनस साइन क्या दिखाता है कि जो रेडियस के इनवर्ड है, ठीक है। चलिए यूनिट लिख लो यार, न्यूटन पर केजी स्क्वायर, सॉरी पर केजी, न्यूटन पर केजी। अब आउटसाइड पॉइंट आर है जिसका डिस्टेंस यहाँ से हम लेते हैं डी, क्या डिस्टेंस ले, डी। यहाँ तक क्लियर है। बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट आर वो कितना होगा, उतना ही होगा, बस डिस्टेंस डी हो जाएगा, जी एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ तक समझे। अब इसका ग्राफ आपसे पूछता है, देखो सवाल बता रहा हूँ, क्या पता इस बार सवाल आ जाए, ग्राफ 2-3 बार पूछा जा चुका है। देखो दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक, एंड दिस इज द वेरिएशन ऑफ एक्स। यहाँ मान लो एक्स इज इक्वल टू आर, और ये डिस्टेंस है आपका डी विच इज़ ग्रेटर देन आर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस अलग अलग। तो देखो 0 से लेके यहाँ से लेके आर तक मुझे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या अंदर में, नहीं, सेंटर पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ठीक है। इसके बाद जब जो ही आप इस पी पॉइंट पे जाते हो, तो पी पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो जाता है, अचानक से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, माइनस जान दो, ठीक है। इसके बाद जो जो तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे तो हाँ, तो क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, इसीलिए हाइपरबोला आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। क्लियर हुआ ओजस, आयुष समझा। अरे यार बोलते ही नहीं तुम लोग, हाँ ठीक है। अगला हेडिंग डाल दो, ड्यू टू सॉलिड शेल या सॉलिड स्फेयर। हो गया, जल्दी लिखो।
क्या बोला? ड्यू टू, देखो दूसरा क्या करना है आपको, कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, ड्यू टू अ सॉलिड स्फेयर। अच्छा सॉलिड स्फेयर है मतलब मास कहाँ कहाँ होगा, हर जगह होगा, पूरा एकदम भरपूर मात्रा में भरा होगा, ठीक है ना। ये लो भर दिया, हर जगह मास भरा हुआ है। अब बस सब कुछ वही रहेगा, m पॉइंट जो कि डिस्टेंस कितना है x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट m इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि वेयर x इज लेस देन r, उसकी वैल्यू हो जाती है gmx अपॉन r क्यूब। क्या होती है? gmx अपॉन r क्यूब। कहाँ तक? अब देखो x की वैल्यू 0 करो, 0 हो जाएगी, x की वैल्यू r करो, ये p मतलब क्या है, सरफेस है ना, सरफेस की बात कर रहे हैं, r स्क्वायर ही हो जाएगा ना। देखो x की वैल्यू r करो यहाँ पे, लेकिन x की वैल्यू अगर तुम सॉरी अगर मान लो x की वैल्यू d कर देते हो, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, gm d अपॉन r क्यूब। समझ में आई बात? बोलो ठीक है। gm, अरे नहीं एक्चुअली में क्या होता है ये आपको समझना होगा यहाँ पे कि gm अपॉन r क्यूब हो जाएगा, ओवरऑल पूरा मास ले लेते हैं ना अपन, d कर लिया कुछ, gm अपॉन d स्क्वायर ही हो जाएगा डायरेक्ट। मतलब देखो उस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए ओवरऑल पूरा मास हो गया, पूरा मास से फील्ड आ रहा है ना, तो gm अपन d स्क्वायर ऐसे हो जाता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, देखो यहाँ पे 0, जो जो x बढ़ाते जाओ फील्ड बढ़ता जा रहा है, x की वैल्यू बढ़ाओगे फील्ड बढ़ता जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू तो फिक्स है ना। जो जो तुम सेंटर पे 0, जो जो बढ़ाते जाओगे फिक्स आएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका, x की वैल्यू r करो, मैक्सिमम हो गया, और x की वैल्यू यहाँ पे तुम लिख सकते हो व्हेन x इज ग्रेटर देन r, या फिर d, x इक्वल टू d, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, e इनसाइड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है। क्लियर हुआ? बताओ, ग्राफ समझे? नहीं समझे क्या? अरे यार ये सॉलिड स्फीयर है, मास तो हर जगह होगा इसमें, अंदर में नेट पे 0 होगा, सेंटर में नेट 0 होगा, क्यों? क्योंकि नेट सिमेट्रिक हो जाएगा, बाकी किसी भी पॉइंट पे थोड़ी सिमेट्री है। यहाँ पे देखो तो इसके इधर ज़्यादा मास इधर कम। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था ना, उसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्राफ में अंतर समझे? अच्छा किसके बीच में ग्राफ है ये, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, दिस इज ग्रेविटेशनल क्या बोलो, फील्ड। हेडिंग डालो आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को v से डिनोट करते थे, इसको इससे डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी। इसको मिटा दो, ठीक है। अच्छा देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किए थे, याद है किसी को? याद है क्या देव? कैसे डिफाइन किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? एक्सटर्नल वर्क कितना, वर्क एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करती है किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में, उस वर्क डन को बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी तरह से आप डेफिनेशन लिख लो पहले, लिखो लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क done in bringing a is the amount of work done in bringing is the amount of work done in bringing a mass m naught, in bringing a mass m naught from infinity to a certain point in gravitational field of another massive object, मैसिव ऑब्जेक्ट, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट, कोई बड़ा मास इन ऑफ अनदर मैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या लिखा, बस फुल स्टॉप हो गया। क्या कह रहा है कि कोई बड़े से मास रखा हुआ है, इसको थोड़ा समझ लो, हालांकि कॉन्सेप्ट मान लो ये बड़ा सा मास रखा हुआ है, अब उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तुमने क्या किया, कोई मास को स्मॉल m मास को या m नॉट मास को इन्फिनिटी से उठा करके तुम किसी एक रीजन में यहाँ लेके आए। तुम सोचो एग्जैक्टली इन्फिनिटी पे है तो भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, लेकिन तुम लेके आए तो उसके फोर्स के अगेंस्ट, अब तुम सोचो जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स, जो जो डिस्टेंस कम करोगे अट्रैक्टिव फोर्स जाए तो ज़्यादा, ठीक है। तो वो चाहेगा और जल्दी जल्दी फास्ट फोर्स बढ़ रहा है, मतलब उसके एक्सटेंशन बढ़ाना चाहेगा। लेकिन हम किस तरह से लाते हैं, वी ब्रिंग दैट मास इन सच अ वे दैट इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज,
इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना करे। मतलब हम लाते बाय इन्फाइनाइटली साइमली वेरी स्मॉल स्टेप करके। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ को थ्योरेटिकली समझाया गया कि बहुत आसान तरीके से लाते हैं कि हर पॉइंट पे जितना ज़्यादा फोर्स ये लगा रहा है अट्रैक्टिव, उतना ही रिपल्सिव लगाते जाओ, रिपल्सिव लगाते जाओ, अट्रैक्टिव लगा रहा है इधर, रिपल्सिव लगाते जाओ, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, ताकि हर पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा करके लाओ। उस दौरान जो तुमको जो वर्क डन करना पड़ा वही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इस मास के कारण इस पॉइंट पे। समझे? मान लो इस पॉइंट पे ये m0 लाया, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये x है, इस पॉइंट ये पॉइंट P है, तो क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई इस P पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। तो P पॉइंट का पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या होता है, जिस चार्ज को आप लाए उसके कारण लिख दो। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या अपन चार्ज के लिए क्या लिखते थे, k/r लिखते थे ना, इसके लिए क्या लिखेंगे, gm/x, जो भी डिस्टेंस है। देखो एक चीज़ और मजे की बात, पोटेंशियल इसकी हमेशा नेगेटिव होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ना ऐसे लिखो, v ग्रेविटेशनल एट p इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना। नहीं समझे क्या? समझे कहानी समझे? ठीक है, जब तुम इतना समझ लिए तो अब अगला सब हेडिंग डाल दो, फिर वही बात। फिर से आपको दो केस होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल स्फेयर, मतलब स्फेरिकल सेल कह लो, ठीक है। एंड दूसरा क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू, ये देखो मिटा दो इसको, केस 1 हेडिंग डालो, केस 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या डायरेक्ट लिखता ना Vg, ठीक है, समझ जाओगे ना। ड्यू टू कौन सा, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, ठीक है। स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फेयर। लो भाई हॉलो स्फेयर बन गया, बहुत परफेक्ट बना नहीं है ना, लग रहा है। चलो रेडियस आर है, अपने पास तो पॉइंट थे अलग अलग, याद करो थे ना, ये पॉइंट M, ये पॉइंट P पॉइंट। किसी पॉइंट को अपन लिए थे, मान लो इस पॉइंट को अपन क्या लेंगे इस बार, अलग पॉइंट लेता हूँ, K पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। 0 से लेके मतलब O से लेके M तक डिस्टेंस x लिया हमने, O से लेके K तक, O से K तक डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, D। K इज एन आउटसाइड पॉइंट, बोलो हाँ या ना, बराबर। तो अब आपसे पूछा जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, अरे यार मार्कर ही गड़बड़ है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट, अच्छा ये क्या है, स्फेरिकल सेल है, क्या है, स्फेरिकल सेल है, मतलब हॉलो स्फेयर है। शेल मतलब यही होता है ना, हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर है तो मास कहाँ पे होगा, उनके सरफेस पे ही होगा। बताओ क्लियर है? जब मास सरफेस पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V एट M, V एट, पहले तो आप ये निकालो V एट M पॉइंट पे, M पॉइंट जहाँ पे x जो है वो रेडियस से कम है, वो कितना होगा, पहला चीज़ आपसे ये पूछा जाएगा। दूसरा चीज़ V मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर O, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या पूछेगा, एट, बताओ, सरफेस P पे। बताओ यार अंदर में कोई मास है क्या, नहीं, तो क्या अंदर में पोटेंशियल होगा, सोच के बताना। अरे यार पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करता है, मुझे बताओ। पोटेंशियल तो फोर्स पे डिपेंड करता है, होता है नहीं, फोर्स होता है। अरे यार आपने वर्क, अच्छा इसका मतलब क्या कह रहे हो कि अंदर में, हाँ ये कह सकते हो कि अंदर में किसी भी जगह लाने में फोर्स हो सकता है सेम लगे, लेकिन यहाँ पे लाने में फोर्स नहीं लगा, क्या लगेगा ना, जब फोर्स लगेगा तो पोटेंशियल जीरो कैसे हो सकता है। तो एक बात याद रखना, V inside at any point from center to the surface is same, that is minus G into mass of, अगर मान लो एक मिनट, ये इस पॉइंट को ना स्मॉल m मान लेता हूँ, इसको स्मॉल m मान लेता हूँ ताकि मास ऑफ स्फीयर माना जा सके दिस m, Gm अपॉन r, चाहे वो इनसाइड का कोई भी पॉइंट हो टिल सरफेस, सेंटर पे भी कितना होगा, माइनस Gm बाई r। समझ में आई बात? सरफेस पे भी कितना होगा, माइनस Gm बाई r। सरफेस पे P पॉइंट, D तो आउटसाइड पॉइंट है, अब आउटसाइड क्या होगा, माइनस Gm बाई D। क्लियर है? ठीक, आउटसाइड लिख लो, V आउटसाइड, ग्रेविटेशनल है ना, ग्रेविटेशनल ऐसे लिखो ना, Vg आउटसाइड एट K, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस Gm बाई D। कंडीशन क्या है कि D इज ग्रेटर देन R, है ना कंडीशन। अब मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, किसके बीच में ग्राफ बनाना है, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और बोलो किसके बीच में, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दिस इज डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर है? तो ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं, कुछ ना कुछ है, कितना, माइनस Gm बाय R। समझ रहे हो ना?
एक्स की वैल्यू कुछ भी कर लो, कांस्टेंट रहेगा ये चीज़। कब तक? जब तक कि एक्स की वैल्यू ये कहाँ क्या ना आ जाए, आर ना आ जाए, एक्स इज इक्वल टू आर ना हो जाए। यहाँ तक क्या रहेगी? पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी। अब देखो ये माइनस लगा हुआ है, तो कि आपको हो सकता है कि ऑप्शन में ऐसा भी ऑप्शन रहे, तो परेशान मत होना, निगेटिव दे दे इधर, बस समझाने के लिए माइनस जी एम बाई आर, दोनों ही बात सेम है। यहाँ तक ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, ठीक है। और अपन पॉजिटिव लिए इसको समझाने के लिए, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसका ऐसा हो जाएगा। ये जो आपका पोजीशन है डी विच इज ग्रेटर देन आर, तो देखो डी जितना जितना बढ़ता जाएगा, डी बढ़ता जाएगा, ये पोटेंशियल कम होता जाएगा। ये दोनों ही ग्राफ सही है ऊपर नीचे का। ठीक है, समझा क्या? वी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। अब हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस 2 जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है सॉलिड स्फीयर। अब देखो सॉलिड स्फीयर में मास तो हर जगह है, ये तो पक्की बात है ना, मास हर जगह है, मास। ठीक, इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कहाँ कहाँ? एक तो था चलो एनी इनसाइड पॉइंट, ये क्या था? कोई भी इनसाइड पॉइंट एम, स्मॉल एम, हाँ, जो कि यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस है, और एक है आउटसाइड पॉइंट जो कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है। यहाँ तक समझे? बोलो यार, ठीक है। तो बताओ, अब देखो एक चीज़ मजे की बात बताता हूँ मैं तुमको। यहाँ पे क्या होता है, ये जो 3 पॉइंट है ना, एक तो इनसाइड पॉइंट है, सेंटर है, और एक कैसा है, एक है आपको आउटसाइड पॉइंट। तो पहले आप लिख लो एट पॉइंट एम विच इज लेस देन आर, इसकी वैल्यू देखो क्या होती है, याद रखना, माइनस जी एम एक्स क्यू, एक मिनट, माइनस एक चीज में देख लो, हाँ ठीक, ये है फॉर्मूला। अब ये कैसे आया? जब इसमें आप मास डेंसिटी समझते हैं ना, तब आपको आता है। मास डेंसिटी के फॉर्म में भी लिखवा सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन पहले आप ये समझो। मतलब अपन क्या कहते हैं कि यार ये टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब का मास m है, तो 1 यूनिट का कितना मास होगा? इसको कैसे डिराइव करना है क्या इसको? तो मैं भी कर सकता हूँ, रहने देते ना। ओवरऑल आपको एग्जाम में तो क्या है, फॉर्मूला ही आने वाला है, बस समझ लो। अभी नीट के बचे ही कितने हैं, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, और मेन बात ये है आपको फॉर्मूला पूछेगा, फॉर्मूला आनी चाहिए आपको। अब देखो ये इनसाइड पॉइंट x है, मतलब m है जिसकी डिस्टेंस x है सेंटर से। अब बताओ x की वैल्यू 0 करोगे तो सेंटर पे कितना आ जाएगा फॉर्मूला, बताओ। जब तुम x की वैल्यू 0 पुट करो, अपन क्या कर रहे हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3r² माइनस 0, 3r² या 2r², 3/2, ठीक है, gm अपॉन r, यहाँ से स्क्वायर से क्यूब कर जाएगा, r बचेगा, ठीक है। सरफेस p पे अब x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, r, पुट करो इसमें x इक्वल टू r, 3r² माइनस r² कितना हो गया, 2r², यहाँ क्या बचेगा, माइनस gm बाई r। समझे? बराबर है, ठीक है, ठीक। और ये जैसे हो तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि पूरा स्फीयर तो ओवरऑल वही बन गया ना, आउटसाइड का कोई चेंज नहीं होता है। इसका ग्राफ में भी अलग सा आता है, वेरिएशन बता दूंगा क्या आता है तो। लेकिन देखो एक बहुत, इसमें एक बहुत बढ़िया रिलेशन आया, क्या कि जो सरफेस पे, ध्यान से देखो, जो सरफेस पे पोटेंशियल है और जो सेंटर पे पोटेंशियल है, दोनों में देखो रिलेशन क्या है कि पोटेंशियल एट द सरफेस इज 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट द सेंटर। अरे हाँ या ना, यही उल्टा हो गया क्या, पोटेंशियल एट द सेंटर इज 3, उल्टा हो गया, नहीं, सेंटर की वैल्यू जो है वो सरफेस के 3/2 टाइम्स है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना तुम। कई बार आपको सिर्फ सेंटर पे दे देगा, पूछ लेगा बताओ सरफेस पे कितना होगा, सेंटर पे दे दिया, आपको ये फॉर्मूला याद ही नहीं रहता तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे क्लियर है? इसका ग्राफ देखो अलग टाइप का आता है, एक तो ऐसा आता है, इस टाइप का ग्राफ आता है, एक होता है हाइपरबोला, एक होता है इनवर्स पैराबोला, एक होता है और एक होता है इनवर्स पैराबोला। क्या होता है, कहाँ तक, x इक्वल टू r तक, यहाँ x इज ग्रेटर देन r तक। इस पॉइंट की वैल्यू, x की वैल्यू जब 0 करो तो कितना आएगा, 3/2 gm बाई r। ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और यहाँ डिस्टेंस का ग्राफ है, छाप लो। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझे? सवाल कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक। अब एक दो छोटे छोटे टॉपिक है, खत्म। पहला है एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सैटेलाइट, दैट्स इट।
सेटेलाइट में 3 चीज़ें, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी, खत्म। ठीक है, या कुछ समझा क्या क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब कि भाई किसी भी मास को, छोटे मास को हम किसी हैवियर मास के आसपास इन्फिनिटी से किसी जगह लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। ये तो कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, कोई मास m है, उस मास के कारण आपके पास कितना, जैसे मान लो कोई मास m है, उस मास का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो बताना g दिस मास m अपॉन जो डिस्टेंस है, लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है, कोई स्फेरिकल सेल होगा तो क्या, सॉलिड स्फेयर होगा तो क्या। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक छोटा सा हेडिंग डाल दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये लिख लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको अपन ना यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यू से। क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? किसी दो मास के बीच में, मान लो एक मास m1 है, ठीक है, और कोई दूसरा मास क्या है, m2, बराबर है? दिख रहा है क्या? क्लियर? ये मास है m2, ये मास है m1, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r। कितना डिस्टेंस है, r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो, U इज इक्वल टू, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था ना, क्या फॉर्मूला था, माइनस GM/r था। इसमें मान लो GM1, यहाँ पे M2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो बस, GM1 M2/r। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पता है एक और डिफाइन करने का तरीका है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, कि जैसे मान लो कि M1 के कारण, मान लो इस पॉइंट पे जो M2 का सेंटर है, इस पॉइंट पे पूछता कितना पोटेंशियल है, तो हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय दैट मास M2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये भी एक तरीका है, इसको तुम M2 से डिवाइड करो, कट जाएगा ना, GM1/r ही आएगा। नहीं समझ रहे हो? ठीक, तो ये चीज़ लिख लो बस आप। अब आपसे देखो क्या पूछा जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे 2-3 मास दिया हुआ है, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम ऑफ चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक मास है m, यहाँ पे एक मास है 2m, और यहाँ पे एक मास है 3m, लेंथ l। बताओ फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड यू नेट। तो आपको पता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो मास के बीच में बनता है पेयर में, तो एक तो ये बनेगा, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, 3 पेयर बनेंगे। मान लो इसका हमने कहा U1, इसका कहा हमने U2। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होगा, यूनिट क्या होगा, जूल होगा, डायमेंशन ml² T-2 होगा। तो यूनिट कितना आएगा, U1 + U2 + U3। U1 कितना बोलोगे सर, माइनस GM × 2m अपॉन डिस्टेंस कितना L, ठीक है, प्लस दूसरा कितना हो जाएगा, U2 कितना, माइनस G2m × 3m अपॉन L, प्लस तीसरा कितना बोलो, माइनस G3m × m, इधर नहीं दिख रहा क्या, यहाँ लिखता हूँ, माइनस GM × 3m अपॉन L। इन सबको जोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो तुम, तो ओवरऑल आप इसको सॉल्व करो, आप क्या लिख सकते हो, 4 सिस्टम ऑफ मासेस, 4 सिस्टम ऑफ मासेस, बहुत सारे मासेस हैं, तो सिस्टम ऑफ मासेस, यूनिट अपन क्या लिखते हैं, देखो माइनस G कॉमन ले लो, ठीक है, M1 M2 अपॉन डिस्टेंस कितना, R1 R2, ठीक है, प्लस कर लो, माइनस तो आपने बाहर ही ले लिया है, M2 M3 अपॉन R2 3 प्लस M3 M4 अपॉन R3 4 एटसेट्रा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो बताओ क्या आया, कॉमन क्या आ जाएगा, देखो सब में क्या है, माइनस GM² L × 2 है पहले में, दूसरे में क्या है, माइनस GM² × 6 है अपॉन L, तीसरे में क्या है, यहाँ लिख दो माइनस GM² × 3/L। तो कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, माइनस GM² कॉमन ले सकते हो क्या, 2 + 6 + 3 कितना आ गया, माइनस 11 GM²/L। नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ देखो यूनिट कितना आ जाएगा, माइनस 11 GM²/L, नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझे? अब एक चीज़ आपसे एक नोट करके पॉइंट लिख लो कि कोई अर्थ सरफेस पे, मान लो, अब तुम मुझे बताओ, एक मास तुमने यहाँ रख दिया, इधर देखो अर्थ का सेंटर है ये, एक मास यहाँ रख दिया, तो बताओ इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, मास ऑफ अर्थ m है, डिस्टेंस r है, तो क्या बोलोगे, u इनिशियल कितना, माइनस G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दैट पार्टिकल अपॉन r, हाँ या ना। अब इसी अर्थ प्लांट ये पार्टिकल को तुमने उठा के यहाँ पर रख दिया, जिसका हाइट कितना था
सरफेस से h कितना था h। समझ में आई मेरी बात। u फाइनल कितना हो जाएगा माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू एम अपॉन आर ई प्लस एच। हाँ या ना? ठीक है, प्रैक्टिकली समझो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो इसको मिटा दूँ, हो गया क्या ये? छाप लिए? ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बताओ कितना होगा। तो हम क्या कहते हैं, चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ या ना? तो यहाँ देखो अपन फाइनल क्या लिख सकते हैं देखो, मान लो इनिशियल पोजीशन 1 था, फाइनल पोजीशन 2 है। अगर आपसे डेल्टा यू पूछेगा तो क्या करोगे आप, u2 माइनस u1। हाँ या ना? बोलो यार हृदय, समझी? समझा क्या वजह? बोलो। ठीक है, u2 इस पॉइंट पे कितना होगा माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, माइनस u1 कितना माइनस जी एम ई एम बाय आर। कॉमन क्या आ सकता है देखो, अगर मैं कॉमन लिया माइनस जी एम ई और एम को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 अपॉन आर ई प्लस एच माइनस 1 अपॉन आर ई। हाँ या ना? बराबर है। ये क्या था अपना डेल्टा यू था ना, डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ दैट पार्टिकल इनटू रिलेशन क्या हो जाएगा आर ई माइनस आर ई प्लस एच। अरे हाँ या ना? क्या लिख लो माइनस, नहीं समझे, अपॉन आर ई इंटू आर ई प्लस एच। ये एलसीएम कैसे लिया समझे क्या, आर ई माइनस एच, ये ऊपर में रेडियस ऑफ अर्थ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास डेल्टा यू कितना आएगा माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ पार्टिकल इंटू माइनस एच अपॉन आर ई इंटू आर ई प्लस एच। यहाँ तक क्लियर है? बराबर है। अब देखो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को h से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा 1 अपॉन आर ई बाई एच 1 प्लस एच बाई आर। इसी को हम कैसे लिखते हैं बताएं तुमको, नहीं समझे? देखो इसको देखो थोड़ा ध्यान से देखो, इसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ। यहाँ देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई इंटू माइनस एच अपॉन आर ई प्लस एच। अरे हाँ या ना? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है लड़का। समझा क्या, राइट प्लस हो गया। अब यहाँ समझो, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, अभी तक मैंने आपको बताया वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, कोई भी ऐसा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जो किसी बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमता है उसे सैटेलाइट कहते हैं। मान लो कि अर्थ के चारों ओर कोई सैटेलाइट घूम रहा है, इसके सेंटर से और सैटेलाइट के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट R0 कह सकते हैं। इसी को आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा आप क्या समझ सकते हो, इसके क्या से पूछा जा सकता है, ये जो सैटेलाइट है उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको लिखना है रूट अंडर जी एम अपॉन आर। ये एम क्या है, दिस इज मास ऑफ अर्थ, जिस चीज़ के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, नॉट सैटेलाइट। ठीक, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता किसी सैटेलाइट का, चाहे तुम छोटा चीज़ फेंको या बड़ा फेंको, उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी, ठीक है। इसी को आप इसके वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हो वी स्केप अपॉन रूट 2। इसके वेलोसिटी क्या होता है रूट अंडर जी एम बाई आर। अब आपसे पूछेगा टाइम पीरियड कितना होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बोले तो 2 पाई आर नॉट। ओजस आर नॉट क्या था, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। वी बोले तो रूट अंडर जी एम बाई आर, ये रूट ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर नॉट टू दी पावर 3/2 अपॉन रूट अंडर जी एम। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रख लेना। आपसे पूछेगा कि यार कोई भी सैटेलाइट है वो अगर रिवॉल्व कर रही है तो उसके साथ 2 एनर्जी होगी, एक तो कुछ हाइट पे है पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि वेलोसिटी है स्पीड है, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और एक टोटल एनर्जी भी होगी। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का एक रिलेशन समझ लो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। या फिर आप एक और रिलेशन समझ सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाई 2। ये भी रिलेशन सही है, समझ में आई बात? ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना सर, हाफ mv स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी निकालने से अच्छी बात है कि बहुत आसान है कि आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। मैंने बताया था ना, 2 मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना, m1 m2 के बीच में कितना मास, कितना पोटेंशियल एनर्जी, अगर r डिस्टेंस है तो g m1 m2 अपॉन r, माइनस लगा दो साइन। यहाँ देखो माइनस g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r। और आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी इतना आ गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, आपको हाफ कर दोगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ, इसको 2 कर दोगे तो
ये गलती हो गया, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ होगा, काइनेटिक एनर्जी इतना होगा और टोटल एनर्जी हो जाएगा इतना। ठीक है, दोनों जोड़ के देख लो ना। 1 माइनस, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ तक ठीक है। रिलेशन गलत है क्या? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस, ये रिलेशन गलत है। इसमें क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ, ये रिलेशन होगा। ओके ओके, ठीक। तो इस तरह से आपको एनर्जी पता चल गया। एक और टॉपिक है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या होता है? मिनिमम वेलोसिटी गिवन या मिनिमम स्पीड विथ विच एन पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड सो दैट इट डज नॉट रिटर्न बैक टू द अर्थ, दैट इज कॉल्ड स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी कैसे अपन मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव किया? हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया कि भाई अगर इनिशियली कुछ एनर्जी जो है रहेगा एट द टाइम ऑफ थ्रोइंग, उसके साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट रहेगा। फाइनली हमने माना जब अर्थ के ऑर्बिट से दूर चला गया तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो आपको इसके वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आता है √2m/2 मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। इसी को अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में लिखना है √2g/r, ये भी लिख सकते हैं। अर्थ पे कितना होता है इसके वेलोसिटी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो थैंक यू।